नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत मैं एनसीईआरटी क्लासेस के साइंस के चैप्टर 3 और 4 को कवर करूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है सीटेट पेपर 2 एवं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो जो भी छात्र बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि साइंस से जो प्रश्न बनता है बिहार शिक्षक भर्ती में 6 to 10 एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट किया हो वही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले, सुई में तागे को पिराने डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। कई बार तागे का या सिरा कुछ पतली लड़ियों से पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की यह दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, पिछली बार भी सीटेट में पूछा गया था, तंतु क्या है? तो तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। जब आप लोग समझ ही गए होंगे, जो पतली लड़ियाँ जब एक दूसरे से तागे की न ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ और भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर जब बनी होती हैं तो उसे हम तंतु कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से पर्याप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कार्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून में खींचा जाता है। तो पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? तो कुछ वस्त्र जैसे कि सूती, जूट, रेशमी, ऊनी तंतु पादप जंतुओं से पर्याप्त होते हैं, इन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। वहीं रुई अथवा जूट पटसन पादपों से पर्याप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण भी हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कार्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से रासायनिक पदार्थों, जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ऐसे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण भी हैं। तो अगला प्रश्न बनता है, संश्लिष्ट तंतु किसे कहते हैं? तो आज से हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग किया जाता था, लेकिन पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों, जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इसे हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारणतः इन कपास बालों में कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास में बीजों का कंकटन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कपास ओटना कहते हैं। तो साधारणतः इन कपास बालों में कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकटन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कपास ओटना कहते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि कपास ओटना हम किसे कहते हैं? तो साधारणतः हम जिन कपास के बालों से कपास को हस्त चयन मतलब हाथों से प्राप्त किया जाता है, उसके बाद कपास से बीजों को कंकटन द्वारा पृथक किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम कपास ओटना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, कपास ओटना क्या है, व्यक्ति कैसे कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है जूट या पटसन। तो पटसन तंतु को पटसन पादप, जो कि चित्र 3.8 में दिखाया गया, भी हम आगे आपको दिखाएंगे भी, के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु से की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं।
तो अगला प्रश्न यहाँ बनता है पटसन तंतु या जूट किसे कहते हैं, जिसे हम जूट भी कहते हैं। तो पटसन तंतु को पटसन पादप चित्र 3.8 के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप में पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फसल कटाई, अब आगे देखते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। कताई किसे कहते हैं? रेशों से जब हम तागा बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंजे से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि तागा कैसे बनता है। तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में हम रुई के एक पुंजे से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्तचकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे हम तकली कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ बनता है कि तकली हम किसे कहते हैं। तो कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्तचकुआ का उपयोग किया जाता है, उसे ही हम तकली कहते हैं। वहीं तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेट का आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम बुनाई या वीविंग कहते हैं। अगला प्रश्न यह बनता है कि वीविंग या बुनाई किसे कहते हैं। तो तागों के दो सेट जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम बुनाई या वीविंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह बनता है करघो किसे कहते हैं। तो वस्त्रों की बुनाई को करघों पर की जाती है। करघो एक होता है जिसमें हम वस्त्रों की बुनाई करते हैं। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं या तो विद्युत प्रचालित होते हैं। तो करघे दो प्रकार के होते हैं, एक हस्त प्रचालित जिसे हम हाथ के द्वारा चलाते हैं, एक विद्युत प्रचलित होता है जिसे विद्युत के द्वारा चलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है हाथ करघा, ये हस्त प्रचलित करघा है। चलिए आगे देखते हैं। तब यहाँ सारांश देते हैं पूरे लेसन का, यहाँ से जो मेन पॉइंट बनता है। पहला, वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। तो पहला प्रश्न यहाँ कि वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें हम तंतुओं से बनाया जाता है। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तो वस्त्र कैसे बनते हैं? तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट होते हैं। तो तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या तो संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं का उदाहरण भी हैं। तो नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं, कुछ प्राकृतिक तंतु भी हैं, जैसे ऊन, जूट, रेशम आदि। रुई और जूट जैसे तंतुओं पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तो रुई और जंतु जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनमें वस्त्र बनता है। तो तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनमें वस्त्र बनता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला लेसन है वस्तुओं के समूह बनाना। चलिए इसमें जो मेन टॉपिक है उसको हम देखते हैं। तो पहला टॉपिक यहाँ से बनता है कि हम धातु किसे कहते हैं। तो पदार्थ जिनमें इस प्रकार की विद्युति होती है, द्युति होती है, वह प्रायः धातु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम अथवा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। तो पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वह प्रायः धातु कहलाते हैं। जैसे कि द्युतिवान अथवा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पिष्टों को रेगमाल से रगड़ के या देख सकते हैं कि द्युतिवान अथवा नहीं है। तो पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है उसे हम प्रायः धातु कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम अथवा सोना आदि। कुछ धातुएं बहुधा चमक खो देती हैं और द्युतिहीन निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अपक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पिष्टों पर ही द्युति दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वह पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल हैं जबकि लकड़ी कठोर है। तो यहाँ से अगला प्रश्न बनता है कि वह पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोंचा जा सकता है उसे हम कोमल पदार्थ कहते हैं। तो कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिन्हें हम आसानी से संपीड़ित अथवा खरोंच सकते हैं उन्हें हम कोमल पदार्थ कहते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित अथवा कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल होते हैं जबकि लकड़ी कठोर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं अर्थात घुल गए हैं, विलीन हो गए हैं। हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में बिलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलेय कहलाते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है कि विलेय क्या है? तो वह पदार्थ जो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाएं अर्थात घुल जाएं या विलीन हो गए हों, हम यह कहते हैं कि वह पदार्थ जल में विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, काफ़ी समय तक गिलास में बिलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं, तो उन पदार्थ को हम अविलेय कहते हैं। तो आप लोग विलेय अविलेय समझ गए होंगे। विलेय वह है जो पानी में घुल जाए आसानी से, अविलेय है जो पानी में आसानी से नहीं घुलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है उन पदार्थों अथवा सामग्रियां जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। तो अगला प्रश्न यह बनता है कि पारदर्शी हम किसे कहते हैं? तो उन पदार्थों अथवा सामग्रियां जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, जल, वायु अथवा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा ऐसे पदार्थ अथवा सामग्रियाँ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं, अर्थात जिसे हम देखा जा सके उसे हम पारदर्शी कहते हैं। तो इसका उदाहरण भी है कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। आप लोगों ने प्रायः देखा होगा कि दुकानदार किराना स्टोर में गए होंगे आप लोग, तो देखेंगे कि दुकानदार टॉफ़ी वगैरह कांच के भरते हैं जिसमें टॉफ़ी दिखती रहती है पारदर्शिता, ताकि दुकानदार पे कोई ग्राहक आए और देखे और उसका माल आसानी से बिके। तो इसे हम पारदर्शी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऐसे पदार्थ जिनमें होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। तो ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे पारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी किसे कहते हैं। अब प्रश्न बनेगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है पारभासी। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि पारदर्शी, अपारदर्शी। अब एक होता है पारभासी। तो ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें हम पारभासी कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, तो उन्हें हम पारभासी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पाठ का सारांश देखते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। पहला पॉइंट, तो हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। तो किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ में भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उससे विभिन्न प्रकार के पदार्थों में बनाया जा सकता है। तो किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है तथा उससे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं।
तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने मसूड़ होते हैं। इस प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य विलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, कुछ अन्य जैसे लकड़ी धातु या पारदर्शी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों की समानता तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा गया है। पदार्थों को उनके गुणों में समानता तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुण के अध्ययन के लिए एक साथ सामूहिक किया जाता है। वस्तुओं को सुविधा अथवा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ सामूहिक किया जाता है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज के सेशन के अंतर्गत मैंने NCERT क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 3 और 4 को कवर किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी सीटेट पेपर 2 एवं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। जो भी छात्र बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर 6 to 10 NCERT का संपूर्ण निचोड़ कराया जाएगा। वहीं सीटेट के छात्रों के लिए भी सीटेट की क्लासेज चलाई जा रही हैं, जिसमें EVS के अंतर्गत मैं खुद NCERT क्लास 3, 4 कवर कर दिया हूँ। 5th की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। वहीं SST पेपर 2 के लिए सीटेट में जियोग्राफी क्लास 6 ख़त्म हो गई, क्लास 7 के जियोग्राफी के चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज चल रही हैं डेली। कुछ क्लासेज और आएंगी आगे चल के मैथ वगैरह की, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।